तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपने चैनल पर पोस्ट किया था और ये हमारा सोचने का तरीका सीरीज का सेकंड वीडियो है, SKT2। अब इसमें बोला गया कि हमें सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं x, y, जिसमें xy-7 का होल स्क्वायर x² + y² के इक्वल है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने कई बार आ जाते हैं। मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है। क्वेश्चंस ये हैं, ये इक्वेशन है एक, और जो हमें वैल्यूज निकालनी है यानी अननोन्स निकालने हैं x और y, वो हैं दो। तो एक्चुअली स्पीकिंग तो एक इक्वेशन से दो अननोन निकलने नहीं चाहिए, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ एडिशनल चीजें लगती होंगी। अब एडिशनल चीजें कई बार क्या होता है, कुछ इनइक्वालिटीज लग जाती हैं, जैसे AMGM, और नॉन नेगेटिव से उसकी फीलिंग भी आती है कि शायद पॉजिटिव है तो शायद AMGM वगैरह कुछ लगता होगा। पर इधर एक और इंफॉर्मेशन है जिसका ध्यान AMGM इनइक्वालिटी नहीं लेगा, वो है इंटीजर। तो हमें इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। तो एक्चुअली शायद इधर एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको दिखाता हूं। दो नंबर्स में एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है और वो इंटीजर्स हैं, तो देखो किस फॉर्मेट में इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए x और y दो इंटीजर्स हैं और मैं आपको बोलूंगा xy का मल्टीप्लीकेशन लेट्स से 17 आ जाता है ना। ये इक्वेशन एक ही है, लेकिन यहां से बड़े आराम से x और y मिल जाएंगे, क्योंकि रीजन समझिए, x और y दोनों इंटीजर्स हैं जैसे मैंने बोला। तो हम बड़े मजे से 17 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 1 और 17, -1 और -17। तो हमारे पास केसेस बन जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स मल्टीप्लाई होकर 17 बनना चाह रहे हैं। तो x और y के हमारे पास पेयर्स आ जाएंगे, 1 17 17 1, -1 -17 -17 -1। अब अगर नॉन नेगेटिव दिया हुआ है तो ऊपर वाले दो केसेस ले लेंगे। ये तभी पॉसिबल हुआ कि जब हम लोगों ने दो इंटीग्रल वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन किसी कांस्टेंट की फॉर्म में लेके आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें यही ट्राई करना चाहिए कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन किसी कांस्टेंट की फॉर्म में आए, वो दोनों इंटीजर्स हों, और वो जो कांस्टेंट होगा फिर हम उसके फैक्टर्स कर लें और आपस में डिवाइड कर लें। तो याद रखिए, अगर एक इक्वेशन से आपको वैल्यूज निकालनी अननोन की और नंबर ऑफ अननोन ज्यादा है, इक्वेशन एक ही है, तो या तो उसमें कुछ इनइक्वालिटी लगेगा या फिर ये वाला फंडा लगेगा जिसको हम कर सकते हैं। और जब भी आपको वो इंटीजर्स दिए हैं तो आपको पहले इस वाले को ट्राई करना चाहिए। तो जैसे मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूं, ऑल्दो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि उसने इतने अच्छे से मल्टीप्लीकेशन दिया नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी है नहीं यहां पे जो RHS में आएगी। ऑल्दो हम 7 का स्क्वायर 49 इधर ले जा पाएंगे, बट लेट्स सी। तो जैसे उसने हमें ये दिया है, तो हमें इसे दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू अ कांस्टेंट की फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए, जैसे अगर हम एक्सपैंड करेंगे, अच्छा कई लोग कहते हैं सर यहाँ A² - B² का फॉर्मूला लगा दीजिए, कई लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा लीजिए। भाई कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे इस क्वेश्चन में। कई लोग इसका आंसर तुक्के से बताते हैं कि सर मैंने सब्स्टिट्यूट कर करके तुक्का मार के देख लिया, ये आंसर आ रहे हैं। बात यह है कि क्या वही सारे आंसर्स हैं और आंसर्स नहीं है। हमें जेई के हिसाब से प्रॉपर रिगोरस तरीके से तैयारी करनी है, तो हम ऐसे तुक्का भी नहीं मार सकते। तो चलिए मैं जैसे इसको एक्सपैंड करता हूं, x² y² -14xy +49, तो उसको उधर ले जाते हैं -49। वो कांस्टेंट है, लेट्स से ये -x² - y²। मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहां दो फैक्टर बन जाए और उधर एक कांस्टेंट टर्म हो। ध्यान दीजिए, मैं दोनों साइड कुछ कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं वो कांस्टेंट -49 ही हो। अगर इसके फैक्टर, क्योंकि ऐसे तो दिख नहीं रहे इसके फैक्टर, अब इसके फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल खेल होगा। अब और ऐसा भी नहीं कि हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है इसके फैक्टर्स। तो देखिए, एक तरीका यह है कि मान लीजिए ये XY है और एक दूसरा भी होगा, उसमें एक XY का टर्म होगा, ताकि x² y² बने। पर और भी टर्म्स होने चाहिए, x² आना चाहिए, y² आना चाहिए। तो x² के साथ लेट्स से हम लोग एक AX + BY टाइप का कांस्टेंट रखते हैं, इधर रखते हैं हम PX + QY टाइप का। क्या इससे काम चलेगा? अब इसमें भी एक चीज देखिएगा कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x² के टर्म्स क्रिएट होंगे, y² के टर्म्स क्रिएट होंगे, और साथ में यहां पर
मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर मुझे कांस्टेंट कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स से सी और लेट्स से आर, और ये मल्टीप्लाई करके मुझे यहां पर कुछ कांस्टेंट मिलता है। अब जरा जो वेरिएबल पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट है, वो मैच करना चाहिए। 49 की तरफ टेंशन मत लीजिए, 49 तो हम कांस्टेंट दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी हम बैलेंस कर लेंगे। तो अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया। एक्स वाई, अब एक्स वाई कैसे जनरेट हो रहा है? एक्स वाई जनरेट हो रहा है जब ये वाला एक्स वाई आर से मल्टीप्लाई होता है और ये वाला एक्स वाई सी से। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज गोइंग टू बी यहां पर आर प्लस सी, और देखिए इधर ये भी आएगा ए एक्स इन प्लस ए क्यू प्लस बीपी, दिस शुड बी इक्वल टू -14। ये हमारा पहला रिलेशन आया है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसे ए बी सी वगैरह ढूंढने जो बस इसको सेटिस्फाई कर दे, और जरूरी नहीं सारे एबीसी ढूंढने। अगर हमें एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन भी मिल गया कि ये मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आ रहा है, हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमें सारे ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम बस ये चाह रहे हैं ये इक्वेशन इस फॉर्म में मैनिपुलेट हो जाए कि दो अननोन्स का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट आ जाए, फिर हम फैक्टर्स करके कर लेंगे। अच्छा, एक्स वाई का कोफिशिएंट मैच कर गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स स्क्वायर आएगा एपी, और किसी जगह से एक्स स्क्वायर आ रहा है, सो एपी एपी, और वो है -1। बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी देख लें तो बी क्यू। अच्छा, ये जो ए बी सी पी क्यू आर मैंने लिए ना, ये जानबूझ के इंटीग्रल लिए, क्योंकि मुझे दो इंटीजर्स का ही मल्टीप्लीकेशन चाहिए। मैं यहां पे फ्रैक्शन नहीं ले सकता, इरेशनल नहीं ले सकता। अगर मैं इरेशनल लूंगा तो मेरा वो तो फंडा ही फेल हो गया कि दो इरेशनल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आ रहा है तो क्या फैक्टर करूं भाई, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है तो क्या फैक्टर करूं। तो मुझे ए बी वो सब कांस्टेंट ही लेने हैं, और ये बड़ी प्यारी इक्वेशन आ गई है एक्चुअली। एपी जो है -1 है, बी क्यू भी -1 है, ए और बी दोनों, पी दोनों इंटीजर्स है, ऐसे इंटीजर इनका मल्टीप्लीकेशन -1 है। तो एक केस ले लेते हैं, ए जो है 1 है और पी जो है -1 है, बी जो है 1 है एंड क्यू जो है -1 है। क्या और भी केसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बी -1 क्यू +1 भी हो सकता है, पर मैं कोई सा भी एक केस अगर मेरे को ये फैक्टर दे देगा, मेरा उससे काम चल जाएगा, दूसरा केस लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरा काम इसको सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ कांस्टेंट इक्वल टू दो फैक्टर क्रिएट करके दिखाना है ओरिजिनल इक्वेशन से, दैट्स ऑल। तो मैंने ए को 1 और पी को -1 लिया, बिकॉज ए पी इज -1 एंड ए और पी दोनों इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। वो दोनों इंटीजर्स क्यों, इसका भी रीजन मैंने बताया। अगर ए को मैं 1/7 और ऐसे 7 सोचता हूं तो देखो ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो फ्रैक्शन इनटू समथिंग गिव्स यू दैट कांस्टेंट। अगेन आपका मेथड फेल हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते फिर उसमें। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी एक्स और वाई, अगर एक्स अगर एक फ्रैक्शन था तो एक्स इंटू वाई अगर 17 है तो मैं क्या करूं, कोई हमारे पास तरीका ही नहीं है, तो इसलिए वो इंटीजर्स ही है। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, ए 1 है और पी -1 है, तो हमारी इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो गई कि हम लोग जो बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -49 आया था ये, और एक आई थिंक शायद -14xy भी था। इज -49 आया था, और हमें अभी तक ये मिला एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सम कांस्टेंट सी, और उधर कांस्टेंट है आर। ये कुछ इस फॉर्म में जाएगा। हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करा लिया, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करा लिया, हमने वाई स्क्वायर करा लिया। और भी टर्म्स है जिनके कोफिशिएंट्स हमें मैच कराने चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर एक एक्स स्क्वायर वाई के टर्म्स भी क्रिएट होंगे, और जो यहां नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए।
तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट एक तो इससे आएगा, एक इससे आएगा, वो वैसे ही 0 हो रहा है, तो बढ़िया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। एक्स वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा, वो ऐसे आएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये लीजिए ये भी उड़ गया। तो एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई है ही नहीं, ये तो अच्छी बात है। अगर आ जाते तो परेशानी होती कि इसका मतलब हम लोगों ने सही नहीं किया। ऑल्सो देखिए, आपने शायद अभी तक एक्स वाई के कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने नहीं देखा है। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो हमने भी निकाला था, फिर से देख लेते क्योंकि अब ये 1 और -1 पता लग गया तो थोड़ा इजी हो जाएगा। इज गोइंग टू बी, एक तो इससे आएगा r -1 -1 तो -2 एंड एक इससे आएगा +c, दिस शुड बी इक्वल टू -14। तो r + c इक्वल टू -12 आ चुका है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर ना पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी क्रिएट हो रहा है, जस्ट सी, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए क्या होगा, आर एक्स -cx, और x है नहीं यहां पे, तो कोफिशिएंट ऑफ x के हिसाब से r - c शुड बी 0। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, r इज इक्वल टू c है। अब r इक्वल टू c है तो इससे हमें मिल गया r इज नथिंग बट -6। तो मुबारक हो, शायद हमारे फैक्टर्स बन गए जिसमें हम हर चीज को बैलेंस आउट कर पा रहे हैं। क्या बने हमारे फैक्टर्स, ये बने कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -x स्क्वायर -y स्क्वायर -14xy इक्वल टू -49 को हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखें, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -6, एक्स वाई -x -y -6 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट कितना होगा, यहां 36 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं 36 ऐड करूं तो उधर भी 36 ऐड कर देना चाहिए, तो इज इक्वल टू -13। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो रही है। बड़े आराम से देखिए, एक्स और वाई दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -13 है। -13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, आइदर 1 और -13 या -1 और 13, और कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। अच्छा, इसमें भी कौन सा वाला 13 होगा, कौन सा -13 होगा, वी कैन क्लियरली सी कि भाई देखो ये जो है इससे बड़ा है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें एक्स और वाई ऐड हो रहा है। तो हम लोग पहला कॉम्बिनेशन ये लेंगे कि एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -6 is going to be 13 and xy minus x minus y minus 6 is going to be -1. This is the first case. अब इससे सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19 एंड एक्स वाई -x -y इज इक्वल टू 5। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 14 आ जाएगा। 2x प्लस 2y इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 7 यहां डाल दीजिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। तो 12 के फैक्टर्स की बात हो रही है जिनका एडिशन 7 है, तो बड़े आराम से हम ढूंढ सकते हैं कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, या फिर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 वर्कआउट हो रहा है। वो देखिए इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक केस से आंसर आ गया। वहीं पर जरा हमने ये वाला केस कंसिडर कर लिया, अब हम -13 और 1 वाला कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा केस ये होगा कि एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -6 is going to be the greater number which is 1 and xy minus x minus y minus 6 is going to be the smaller number which is -13। वापस वही करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो x प्लस वाई कम्स आउट टू बी, ये 7 होगा, 7 में से 13 7 और ये होगा -7, तो x प्लस वाई कम्स आउट टू बी 7 ओनली।
और x प्लस वाई 7 और x प्लस वाई अगर हम 7 यहां डाल देते हैं तो एक्स वाई आता है 0। तो मल्टीप्लीकेशन 0 है तो कोई ना कोई एक 0 होगा, तो इससे हमारे आंसर आ गया x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। So these are the total 4 answers, 3 4 4 3 7 0 0 7। इसके अलावा और कोई आंसर है नहीं, क्योंकि 13 -13 के और फैक्टर्स होते नहीं है। अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक मिले तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है मैंने भी सिली मिस्टेक किया हो। टेक केयर। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोचा जाएगा। हमने कैसे समझा कि भाई इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो जरूर एक तरफ कांस्टेंट लाके इधर मल्टीप्लिकेशन हम क्रिएट करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक और बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मिलते हैं, उधर ये परेशान करते हैं। तो इस थॉट को समझ के रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।